हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ क्रैश कोर्स ऑफ कॉमर्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है एंड आई ऑल्सो होप कि आप इससे पहले जो डे 2 हो चुकी है, डे 1 में हमने जो है बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस करा था। आई होप आपने उस वीडियो को बहुत पसंद आई होगी आपको, क्योंकि वहां पे भी जो है हर एक टॉपिक को क्लियरली आपको समझाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया गया है। तो यूनिट 2 भी आपने देखी होगी एंड यूनिट 3 से आज हम स्टार्ट करते हैं। आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आप मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका फीडबैक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। तो अभी जो मैं ये बोलूँगी कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इतना टाइम निकाल लीजिए कि आप आज इस कंप्लीट यूनिट को फिनिश कर दें, ठीक है। आज का आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि आपने क्या किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स की ये जितने भी देर की वीडियो है, कितने भी मिनट की ये वीडियो है, 30 मिनट्स की है, 40 मिनट्स की है, 1 आवर की, इस वीडियो को देखिए। फिर इस वीडियो से जाने के बाद आपको अपने नोट्स उठाने हैं, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को वो चीज़ उठानी है और कंप्लीट डिटेल में उस चीज़ को कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आपको जो है टॉपिक का क्रक्स दिया जाएगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको डिटेल में, आई होप आपने डिटेल में पढ़ लिया है, तो आपको ये चीज़ जो है ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये भी पेपर के लिए, तो इस यूनिट को भी हम जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी भी यूनिट को स्किप करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि हर एक यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अब ये नहीं पता कि किस यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो हर एक यूनिट जो है हम ये मान के चलते हैं 10 क्वेश्चंस ईच यूनिट में से आते हैं, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सभी यूनिट जो है अपने आप में इक्वल है। तो यहाँ पे कुछ भी जो है स्किप नहीं करना है, और स्पेशली वो चीज़ जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, जो हमें पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं वो भी बता दूंगी कि किस तरह के यहाँ के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो अपने जो है सिलेबस पे चलते हैं। सो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जिसमें कि बेसिक चीज़ें हैं, मीनिंग एंड स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हमें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पता है, तो इकोनॉमिक्स जो है 2 वर्ड्स से डिराइव्ड हुआ है। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, लाइक ओइकोस, इकोनॉमिक्स हमें पता है, तो इसको ओइकोस विच मीन्स हाउस होल्ड, एनेमिन्स मीन्स मैनेजमेंट, इट मीन्स हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की ब्रांच है। सोशल साइंस क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडी, ठीक है। सो दिस इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एज वी नो, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, बट हमारी वांट्स, कस्टमर की वांट्स, नीड्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है कि किस तरह से इस इतनी जो आपकी जो अनलिमिटेड नीड्स है उसको किस तरह से सेटिस्फाइड किया जाए विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। अनलिमिटेड नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाइड किया जाए विद द लिमिटेड नीड्स। तो इसमें डिस्कस किया जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए जाए, कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये 2 चीजों पे जो है बेस है इसमें कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। तो जो है इस तरह से आपको देखना है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमाइज कर ले अपनी सेटिस्फेक्शन को, एंड प्रोड्यूस इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मतलब कस्टमर, अब 2 चीजें थी, एक तो लिमिटेड क्या थे आपके रिसोर्सेज, ठीक है। तो बिजनेस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ऐसा ना हो कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ जो है उसको लॉस हो रहा हो, ठीक है। इस तरह से उसको जो है अपनी प्लानिंग करनी है, इस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर ले और जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसको भी जो है सेटिस्फाइड कर दे। तो कंज्यूमर इज एबल टू मैक्सिमाइज, कंज्यूमर को जो है मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड हो जाए, और जो बिजनेस है, फर्म्स है, उसको जो है अपना
मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो जाए। इंडियन सोसाइटी इज एबल टू मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, और सोसाइटी को क्या चाहिए, ताकि उसका सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो जाए। तो सोसाइटी वांट्स टू एबल मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है स्कॉर्स रिसोर्सेज का, तो आप कैसे भी करो तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका करना है। ठीक है, और अनलिमिटेड जो भी नीड्स है, तो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है एवरी फार्म का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है फार्म्स के, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए की जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है, दैट इज बिजनेस। तो प्रोडक्शन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग, कॉन्टिन्यू चलता रहता है ये प्रोसेस। प्रॉफिट अर्निंग होती है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क होता है, अनसर्टेन रिटर्न होता है, एंड लीगल एंड लॉफुल। ठीक है, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की कुछ फीचर्स हैं। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं साथ के साथ कि बिजनेस एक फर्म के एक बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इसी मोटिव से करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करें। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब हमारी सेल्स में मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, कस्टमर पे उस चीज का इंपैक्ट हो, कस्टमर हमारी सेल्स को प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है फर्म्स का। ठीक है, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, थर्ड वन इज इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट डोमिनेंस। ठीक है, मार्केट शेयर उसके पास ज्यादा रहे, मार्केट में उसी का जो है प्रोडक्ट वही रहे, तो इस तरह से सोशल एनवायरमेंट कंसर्न्स, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग कॉपरेटर्स। ठीक है, ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फर्म के। समटाइम्स देयर इज एन ओवरलैप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल सीकिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए तो वो जो है प्रॉफिट को एक टाइम पे लोअर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है लोअर रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट अनेबल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन। अगर एक टाइम पे अगर वो शॉर्ट रन में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगर उसकी अच्छी सेल्स हो रही है, तो लॉन्ग रन में जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे फर्म के। अब डिमांड एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, ये जो है मैं आपको एक टेबल के थ्रू यहाँ पे समझाया जाएगा AR एंड MR का रिलेशन। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन होता है इन डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस से यहाँ से जो है आपकी असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और MCQs भी बन जाते हैं। डिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसकी जो फीचर्स है, अजम्पशंस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, यहाँ से भी कुछ 2-3 चीजें अगर आपने लर्न कर ली तो कि मॉडर्न जो आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट है उसमें किस तरह का उनका कर्व रहता है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में, राइट। तो ये चीजें अगर आपने पकड़ ली तो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके करेक्ट होंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ से मैच द फॉलोइंग आते हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को उठा के देख लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, तो कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनना। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, इनके फीचर्स आ जाते हैं, किसमें क्या चीज है, किसमें क्या मॉडल्स हैं, ये सब यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज आपको स्किप नहीं करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है 100% श्योरिटी के साथ। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जबकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे तो इट्स विल बी योर फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जाएगा, हर एक चीज अच्छे से समझाई जाएगी, देन आप छोड़ के जाते हैं तो इट्स योर फॉल्ट, राइट। तो देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है, हम अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज यूज करते हैं। व्हेन द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो हम उसकी क्वांटिटी जो डिमांड करते हैं वो कम कर देते हैं। ठीक है, वी ऑल नो कोई भी वेजिटेबल जो है महंगी हो जाती है कई बार। ठीक है, लाइक इस सीजन में जो है पीज होती है आपकी,
कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है, ये इस टाइम पे जो है महंगी सब्जियां होती है। कोरिएंडर एक बेस्ट एग्जांपल है, कोरिएंडर। तो ये हमें पता है कि ये चीजें अब इनका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, गोज अप। द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या हम इन चीजों को उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं जितना हम पहले करते थे? क्या हमें कोरिएंडर जो है इतना मार्केट में ही देखने को नहीं मिलता, तो कंज्यूमर के पास कहां से आएगा? ठीक है, सप्लायर्स इस चीज को सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है बढ़ गया है। तो ये हम डेली लाइफ में अपनी डेली लाइफ में इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं। कई टाइम पे जो है हमें पता है ऑनियन का प्राइस बढ़ जाता है, टोमेटो का प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हम उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम कर देते हैं, राइट। हमें जो है मार्केट में ही देखने को नहीं मिलती, तो कस्टमर्स के पास भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता है कि अब प्राइस जो है बढ़ गया है। तो प्राइस बढ़ गया है तो उस टाइम पे जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कंज्यूमर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो नेक्स्ट ऐसे ही वो है व्हेन द प्राइस गोज डाउन, जब प्राइस कम हो जाते हैं द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? बढ़ जाती है, ठीक है। किसी चीज का प्राइस कम होता है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज कर लेते, कंज्यूम कर लेते। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, क्या क्या कौन कौन से टाइप्स की डिमांड है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड्स एंड कंज्यूमर गुड्स डिमांड, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल, एज इट्स नेम ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो पैरिशेबल गुड्स होती है, जिनकी जो टाइम फिक्स पीरियड होता है उनका कंज्यूम करने का, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको हमें कुछ घंटे के लिए ही जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं, अगर ज्यादा करते हैं तो वो खराब होने लग जाती है। ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर, कार, फर्नीचर, ये सारी चीजें ये ड्यूरेबल गुड्स होती है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो जो डिमांड इंडिविजुअल खुद करता है, अपनी कंजप्शन के लिए करता है, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में क्या आ जाता है? हर एक इंडिविजुअल की जब डिमांड को सम अप कर दिया जाता है, टोटल कर दिया जाता है, दिस इज आपकी मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड्स मींस जब एक इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, तो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड्स। नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड्स, ये क्या होती है? तो डिराइव डिमांड मींस ये अपोजिट होता है आपका डायरेक्ट डिमांड का, ऑटोनोमस होते हैं डायरेक्ट डिमांड। तो पहले हम डायरेक्ट डिमांड को समझ लेते हैं। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जब जो है एक कस्टमर अपने खुद के कंजप्शन के लिए किसी चीज की डिमांड करता है, दिस इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, कोई कमोडिटी जो है डिमांड की जाती है फॉर इट्स डायरेक्ट कंजप्शन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। लाइक कोई वुड है, वो डिमांडेड की जाती है एज अ फ्यूल। इफ वुड इज डिमांडेड एज अ फ्यूल देन इट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। अगर हम लकड़ी की डिमांड करते हैं इसलिए ताकि हम उसको जो है जलाएंगे, फ्यूल के लिए यूज करेंगे, दिस इज डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड कौन सी होती है? ये जो है डायरेक्ट डिमांड का अपोजिट होती है। इफ प्रोडक्ट इज डिमांडेड टू प्रोड्यूस द अनदर प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं ताकि आप दूसरा प्रोडक्ट उससे मैन्युफैक्चर कर सके, बना सके, सो दिस इज डिराइव डिमांड। अगर आप वुड परचेज कर रहे हैं, अगर आपको जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वो फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं, और अगर आप वुड की डिमांड कर रहे हैं, दिस विल बी डिराइव डिमांड, ठीक है। डिराइव डिमांड इज अपोजिट टू डायरेक्ट डिमांड। तो डिराइव डिमांड जब आप किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट इज डिमांडेड टू प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट। इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड कौन सी डिमांड होती है? इंडस्ट्री डिमांड इज डिमांड producing a particular product is called an industry. The group of firm, जब ग्रुप ऑफ फर्म किसी प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को, वो इंडस्ट्री डिमांड होती है, ठीक है। टोटल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड। एंड सेम इज कंपनी डिमांड। कंपनी डिमांड क्या होती है? प्रोड्यूस्ड बाय पर्टिकुलर फर्म ऑफ कंपनी इज कॉल्ड कंपनी डिमांड। कोई भी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है बाय पर्टिकुलर फर्म और कंपनी के द्वारा, इससे कंपनी डिमांड बोला जाता है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एज इट्स नेम, जब आप शॉर्ट रन के लिए कोई डिमांड करते हैं दैट इज शॉर्ट रन, एंड लॉन्ग रन के लिए कोई डिमांड करते हैं दैट इज लॉन्ग रन डिमांड, ठीक है। व्हेन एनी कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक इसको जो है कंपोजिट कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोला जाता है, कि जब आप एक डिमांड, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक आपका जो है कार एंड डीजल, ठीक है, आप डीजल की डिमांड तभी करते हैं जब आपके पास कार है। नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मींस ये भी इसी का एक टाइप है। व्हेन टू कमोडिटीज आर डिमांडेड एट सेम टाइम, जब दो कमोडिटीज सेम टाइम पे जो है डिमांड की जाती है एक सिंगल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, दिस इज जॉइंट डिमांड, ठीक है। लाइक डिमांड फॉर सिगरेट एंड मैचेस, या फिर डिमांड फॉर यू कैन से कार एंड पेट्रोल। कंपोजिट डिमांड इज, ये भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपोजिट डिमांड कैसी होती है। तो लास्ट टाइम भी आई थिंक इससे क्वेश्चन आया था। तो कमोडिटी इज यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शन। कुछ कमोडिटी होती है जो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, लाइक मिल्क है। तो एक मिल्क से जो है आप स्वीट भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, चीज भी बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप मिल्क की डिमांड कर रहे हैं। तो इससे जो है ये कमोडिटी, वैसे कंपोजिट डिमांड कौन सी होगी, मिल्क हो गया, क्योंकि ये जो मिल्क है आप उसको वेरियस फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, दिस इज कंपोजिट डिमांड। प्राइस डिमांड क्या है, जब डिमांड ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एट अल्टरनेटिव प्रोसेस, डिफरेंट प्राइसेस पे जब आप क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, दिस इज प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, जब आप डिफरेंट इनकम, द डिमांड ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एट अल्टरनेटिव लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अल्टरनेटिव लेवल ऑफ इनकम पे जब आप एक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, दिस इज इनकम डिमांड। आई होप जो है टाइप्स ऑफ डिमांड, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर इस यहां से भी कुछ समझ नहीं आया तो आप इसको जो है गूगल कर लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर जो आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ये गुड्स टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग भी बन जाते हैं और आपके जो है एमसीक्यूज में भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने अगर आप जो है पहले एग्जाम को फेस कर चुके हैं तो आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये चार्ट ही अपने आप में कितना, ये पिक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको क्या क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टाइप्स ऑफ गुड कि कौन से टाइप्स ऑफ गुड के लिए कौन सी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अप्लाई होगी, और शेप भी दे रखे यहाँ पे। सो दिस चार्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कब होती है, इन इलास्टिक, एक होती है इलास्टिक एंड सेकेंड वन इज इन इलास्टिक। इलास्टिक इज जब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज आ जाता है, दिस इज इलास्टिक। इलास्टिक को आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी रबड़ होती है उसको आप कितना भी खींच सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक है वो, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेच मतलब वो फिक्स है, चाहे आप प्राइस को कितना भी बढ़ा लीजिए आपकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इज इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इन इलास्टिक मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इन इलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज को आप खींच ही नहीं सकते हो, स्ट्रेच ही नहीं कर रहे हो। तो वो स्ट्रेच का इफेक्ट कब आएगा, जब प्राइस कितना भी बढ़ जाए किसी भी गुड का, बट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक। लाइक ये कहां पे होता है, एसेंशियल ऑफ लाइफ, जहां पे एसेंशियल्स होती है लाइक वाटर, ठीक है, और जो आपकी बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स में आपकी क्या आती है, लाइक जो आप डेली में कुछ गुड्स यूज करते हैं उनका, जिनके बिना आप नहीं रह सकते, लाइक मिल्क है, ठीक है, उसको भी आप कंज्यूम करेंगे। तो ये होती है कि अब प्राइस कितना भी बढ़ जाए आप उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आप इतना तो लेके नहीं आते हैं कि आप अगर उसकी, मान लीजिए अगर उसका प्राइस जो है बहुत कम है तो आप बहुत क्वांटिटी में मिल्क ले आते हैं, ऐसा नहीं होता है। जितना यूज करना होता है उतना ही लेके आते हैं बेसिकली हम, राइट। तो ये एसेंशियल ऑफ लाइफ होती है, तो इनकी जो डिमांड होती है, टाइप होती है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी क्या रहती है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी क्या रहती है, जीरो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो रहती है।
टाइप्स ऑफ गुड हमने देख लिया, एसेंशियल और फ्लाई। शेप ऑफ डिमांड कर्व, इसका शेप कैसा रहता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन में रहता है ये, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक। अब ये इनइलास्टिक कब रहेगा, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। यहाँ पे तो परफेक्टली इनइलास्टिक था, परफेक्टली मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इनइलास्टिक के टाइम पे क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक में मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, प्राइस तो ज्यादा बढ़ रहा है बट डिमांड पे उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं आ रहा है। प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है बट डिमांड उतनी ज्यादा कम नहीं हो रही है। तो ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है, जो हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, इसका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बनेगा 0 लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मीन्स 1। यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1, तो ये भी 1 रहेगा। और ये इसका डिस्क्रिप्शन ये कब अप्लाई होता है, व्हेन चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मान लीजिए प्राइस में 50 रुपए का चेंज हुआ, प्राइस 50 रुपए बढ़ा, तो डिमांड भी जो है 50% बोल सकते हैं। अगर जो प्राइस में चेंज हुआ वो 50% हुआ है, तो अब डिमांड में भी 50% ही चेंज करेंगे, तो डिमांड भी 50% ही कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज आपके डिमांड में, 50-50 का। अगर यहाँ पे 20% प्राइस में चेंज हुआ है तो 20% चेंज ही डिमांड में आएगा। दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स कौन सी होती है, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में ही ऐसा होता है यूजुअली, ठीक है, कि जितना चेंज प्राइस में होता है उतना ही चेंज डिमांड में होता है। तो ये शेप ऑफ डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब आपकी जो चेंज इन डिमांड है वो उतना ही रहता है चेंज इन प्राइस में, और इनका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जो है आपका 1 रहता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रहता है, मतलब 1 रहता है। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक। एज वी नो इलास्टिक कैसा होगा, एक होता है इलास्टिक एंड वन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक देते हैं, इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड विदाउट चेंज इन प्राइस। मतलब थोड़ा सा चेंज होना प्राइस में, प्राइस 1 रुपया बढ़ा है बट डिमांड आपकी बिल्कुल ही 0 हो गई है, डिमांड 0 हो गई है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है, उससे डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ गया। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। जैसे परफेक्टली इलास्टिक था ना, कोई चेंज नहीं आ रहा ना, प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो हिल ही नहीं रही है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ प्राइस में बट आपकी डिमांड क्या हो गई, 0 लेवल पे आ गई, बिल्कुल 0 हो गई है उस प्रोडक्ट के डिमांड। इसकी इन्फिनिटी रहती है और ये इमेजिनरी अंडर पीसी ओरिजेंटल रहता है, ये इस तरह से। इलास्टिक कैसे होते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इलास्टिक में डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। प्राइस तो सिर्फ 20% बढ़ा है बट जो डिमांड है वो 50% डिक्रीज होगी। ये होते हैं लग्जरीज गुड्स के केसेस में। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। अब मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड का जो है हम एग्जांपल लेते हैं इलास्टिक के लिए, गोल्ड। जैसे कि अब गोल्ड का जो प्राइस है अगर थोड़ा सा भी कम हुआ, जैसे अब जो है गोल्ड का प्राइस ज्यादा है, अगर गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना तो लोग उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। अगर 20% चेंज आया प्राइस में, अगर 20% डिक्रीज हुआ प्राइस, तो उसकी जो डिमांड है ना वो 50-60% बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा गैप इसमें रहेगा। सो दिस इज इलास्टिक। ये लग्जरीज गुड में होता है, डायमंड, गोल्ड या फिर कोई महंगी चीजें। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, ठीक है। इसका जो शेप ऑफ डिमांड कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आई होप ये जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इस एक सिंगल पिक्चर से सारा क्लियर हो गया होगा। इसकी यहाँ पे जो है आपको इनकम इलास्टिसिटी भी गिवन है, क्योंकि ये भी यहाँ से भी ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी है, और यहाँ से आपको टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया जाएगा या फिर उनका शेप पूछ लिया जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये एक सिंगल पिक्चर, पूरे कंप्लीट टॉपिक को कवर कर रहा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
कंप्लीट चीजें दिखा रही है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परफेक्टली इलास्टिक पूरा फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा चेंज आया प्राइस में और जो डिमांड है वो बिल्कुल जीरो पहुंच गई है। ये इन्फिनिटी होती है, इसकी नाम इनकम इलास्टिसिटी इन्फिनिटी। और इसका स्लोप कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल। यूनिटरी में मतलब बराबर, 50% चेंज प्राइस में आया तो 50% चेंज ही आपका डिमांड में रहेगा, तो इज इक्वल टू 1। और नॉर्मल गुड्स के केसेस में होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। अब आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसमें जो है आपके कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स लाइक नॉर्मल गुड्स, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में जो है ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आपका जो है वैपलेंट गुड्स। तो आप एक बार जो है इनको कंप्लीट जो है सर्च कर लीजिए, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ नॉर्मल गुड्स क्या होती है। नॉर्मल गुड्स हमने यहाँ पे देखा था, ये रही नॉर्मल गुड्स। जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, उतना ही परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में। ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस। हम इसकी डिमांड तभी इंक्रीज करते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है। इसका जो प्राइस इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है नॉर्मल गुड्स में, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, बट इनकम अफेक्ट करती है नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं पर्टिकुलर डिमांड जो है इंक्रीज कर दूंगी। अगर मेरी इनकम जो है डिक्रीज हो जाती है किसी टाइम पे, तो मैं जो नॉर्मल गुड्स है उनके डिमांड जो है कम कर दूंगी। पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी। पॉजिटिव रिलेशन इसी को बोलते हैं, दोनों चीज एक साथ बढ़ रही है। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्लोथिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। ठीक है, फर्नीचर की मैं डिमांड तभी तो करूंगी जब मेरी इनकम अच्छी होगी। क्लोथ्स भी मैं तभी ज्यादा डिमांड करूंगी जब मेरी जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो मैं क्लोथ्स भी बढ़ा दूंगी अपनी। ठीक है, अपनी वार्डरोब में ऐड कर दूंगी मैं और क्लोथ्स को। अब इंफीरियर गुड्स, एज इट्स नेम इंफीरियर गुड्स, इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही लोअर क्वालिटी की होती है ये गुड्स। और ये इंफीरियर गुड्स, अगर मेरी इनकम बढ़ गई, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं इनकी जो डिमांड है वो कम कर दूंगी। जो मैं घटिया अब तक कुछ ऐसी क्वालिटी की गुड्स खाती थी, लोअर क्वालिटी की, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट ड्यू टू मेरी इनकम कम थी तो इसलिए मुझे खानी पड़ती थी, और ये एसेंशियल गुड्स होती है। तो अगर मेरी इनकम बढ़ी, राइज इन इनकम, तो डिमांड फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने जो है शिफ्ट कर जाती हूँ मैं अच्छी गुड्स पे, अच्छी क्वालिटी की गुड्स पे। अगर मेरी जो इनकम है अगर वो कम हो जाती है तो मैं इनकी डिमांड बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स हैविंग नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम। नेगेटिव कैसे? अगर मेरी जो है इनकम बढ़ी तो मैं इनकी डिमांड कम कर दूंगी। सो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे अवेलेबल, इजी अवेलेबल सब्स्टिट्यूट है आपके पास, जो एग्जाम्पल भी हो सकते हैं लाइक बाजरा, कोई घी, ऐसा घी जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लो क्वालिटी राइस। नेक्स्ट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन गुड्स में क्या होते हैं, आपके पास इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं गिवन गुड्स में। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं लाइक राइस। अगर आपको राइस खाने तो आप राइस ही परचेज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप व्हीट परचेज कर लोगे। पोटैटोज खाने, पोटैटोज का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सोल्ट का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, क्वालिटी में फर्क हो सकता है बट सोल्ट का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। कि आप अगर जैसे चाय और कॉफी का होता है, चाय महंगी है तो आप कॉफी पी सकते हैं, बट अगर सोल्ट महंगा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसका अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, बट अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। डिमांड डिक्रीज ड्यू टू प्राइस डिक्रीज। नेक्स्ट मैंने बताया था वैबलेंट गुड्स। वैबलेंट गुड्स क्या होती है? स्टेटस सिंबल गुड्स होती है। वैबलेंट गुड्स स्टेटस सिंबल गुड्स लाइक कोई महंगी डिजाइनर कार्स, कोई डायमंड, गोल्ड्स, हम ये चीजें इनको क्या मानते हैं? स्टेटस सिंबल। कि अगर मेरे पास ये चीजें हैं तो मैं जो है अच्छी लगूंगी, रिच लगूंगी इन सब चीजों से। ये उन लोगों के लिए बोले जाते हैं कॉन्स्पियस कंजप्शंस होते हैं, जो आपकी कॉन्स्पिशियस कंजप्शन होती है, कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है,
जिनको इस तरह से जो है शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो वेबलेंट गुड्स में क्या होती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड स्टेटस सिंबल। डायमंड की डिमांड हम क्यों करते हैं, ये स्टेटस सिंबल गुड है कि मेरे पास डायमंड है, ठीक है। इससे क्या लगेगा, मेरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आएगा। तो उन लोगों के लिए जो पर्सनैलिटी को ही दिखाना चाहते हैं, जो शो ऑफ करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी की, तो अगर डिमांड इसकी तभी इंक्रीज होती है। अगर ये जो है अगर मान लीजिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है या सब इसको जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये वाइब्रेंट गुड्स नहीं होगी, ये स्टेटस सिंबल गुड्स नहीं होगी। लाइक महंगी वॉचेस, डिजाइनर कार्स, तो ये सारी चीजें जो आपकी होती है वाइब्रेंट गुड्स में आती है, ठीक है। ये स्टेटस सिंबल गुड्स आप इसको बोल सकते हो कि जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तभी इनकी डिमांड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी क्या होती है, मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। एक जो है यूटिलिटी होती है जो कस्टमर है उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करने की पावर। यूटिलिटी इज फीचर ऑफ गुड्स और मटेरियल ड्यू टू विच सम ह्यूमन नीड इज सेटिस्फाइड। जैसे कि ह्यूमन नीड जो है सेटिस्फाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी गेट सेटिस्फेक्शन ऑन ईटिंग एन आइसक्रीम। जब मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाती है। हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब हम आइसक्रीम को खाते हैं, किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं। और इसको जो है मेजर किया जाता है, यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन यूटिल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे एक टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेन किया गया। यूनिट्स ऑफ एप्पल, जब आप एक एप्पल खाते हो तो आपको 0 जो है यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप एक एप्पल खाते हो तो 20 यूटिल्स आपको मिलते हैं। बट जब आप सेकंड एप्पल खाते हो तो 35 की, जब आप थर्ड एप्पल खाते हो तो 45 आपको यूटिल्स मिलती है। फोर्थ एप्पल खा रहे हो तो 50 और फिफ्थ एप्पल खा रहे हो फिर भी 50 ही यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बट आप 6 खा रहे हो तो 45। देखो आप देख रहे हो कि पहले इंक्रीज हो रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई, देन यहाँ पे डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है, वो देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, पहले 0 थी फिर बढ़ी, ठीक है। बढ़ी, कितनी बढ़ी, पॉजिटिव बढ़ रही है, 5-5 का गैप है। यहां पे क्या होगी, 0 हो गई। एक टाइम पे क्या होगी, 0, कि जो आपने एडिशनल एप्पल खाई ना उससे कोई भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी एप्पल्स खा चुके हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव में चली गई है यूटिल्स, जो सेटिस्फेक्शन है अब आपको नहीं मिल रही, वो नेगेटिव में चली गई है। तो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। यहां से समझ आया। एक टाइम पे क्या है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है, देन 0 हो गई है, देन नेगेटिव में चली गई है। अब यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, व्हेन टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। जब टोटल यूटिल जो है बढ़ रही है एट ए डिक्रीजिंग रेट, ये भी तो बढ़ रही है ना। पहले 20 का बढ़ा, फिर कितने का गैप आया, 15 का, फिर 5 का आया, फिर 5 का आया, फिर 5 का आया, फिर डिक्रीज हो गए। तो टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे। एमयू डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव। एमयू यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ तो रही है बट पॉजिटिव है, एमयू डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो यूटिल्स तो उसकी सेटिस्फेक्शन तो कम हो ही जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी, बट वो अभी भी पॉजिटिव है। जब टीयू इंक्रीज हो रहा है तो एमयू डिक्रीज हो रहा है बट फिर भी पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉइंट ये है इसका। सेकेंड इज व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0। जब टीयू मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहां पे है, 50 पे मैक्सिमम है। जब टीयू 50 पे मैक्सिमम है तो एमयू क्या है, 0। वहां पे उसको कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं। तो जब टीयू अपनी मैक्सिमम स्टेज पे होता है तो एमयू कैसा होता है, 0 होता है। देखो टीयू जब मैक्सिमम स्टेज पे है तो एमयू क्या है, 0। एमयू क्या है यहाँ पे, 0। फॉल इन टीयू, जब आपकी जो टीयू है टोटल यूटिलिटी देखो यहाँ पे 50 से 45 आ गई, 35 आ गई। जब ये कम हो रही है तो आपकी एमयू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो ये यहाँ से आपको, आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इस टेबल के थ्रू जो है ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है और ये आपका डायग्राम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, असर्शन रीजनिंग में भी बन जाता है और एमसीक्यूज में भी बन जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी बन जाता है कि जब टीयू इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे तो एमयू क्या होती है, तो वो भी डिक्रीज हो रही है बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो इस टेबल को जो है आप अगर माइंड में रखते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है, यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको इजिली टैकल कर पाएंगे, राइट। ये जो है पर्टिकुलर ये जो
फिगर है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए कि जब TU मैक्सिमम है, जब TU मैक्सिमम है तो MU क्या है, 0 MU, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही आपको एडिशनल। जब आपकी टोटल यूटिलिटी फॉल हो रही है, दैट मीन्स MU क्या है नेगेटिव। MU टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहां पे जा रही है, देखो नेगेटिव में आ गई, ये रही नेगेटिव। ठीक है, सो ये था ये टॉपिक। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये वो कर्व होता है जहां पे आपको वेरियस कॉम्बिनेशन दिखाते हैं सिर्फ 2 गुड्स का, तो विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। 2 गुड्स है, लाइक बनाना है और एप्पल है, बनाना एंड एप्पल है, 2 गुड्स है, हम यहाँ पे 2 गुड्स का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं। हम इसको इंक्रीज करने के लिए इसको डिक्रीज कर देते हैं, इस तरह की चीजें चलेंगी इसमें। या एप्पल को कंज्यूम करने के लिए हम बनाना को कम कर देते हैं, बट यहां पे मुझे दोनों को कंज्यूम करने से इक्वल सेटिस्फेक्शन ही मिल रही है। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। दिस कर्व इज गिवन द नेम ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिकॉज द कंज्यूमर रिमेन इनडिफरेंट about the various combinations shown it because all these combination provide equal satisfaction। यहां पे equal satisfaction मिलती है consumers को, so this is indifference curve। ठीक है, इंडिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कहां पे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सिर्फ इस पिक्चर से जो है पूरा इंडिफरेंस कर्व कवर हो जाना चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, दैट डिफाइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गुड्स दैट गिव ए कंज्यूमर एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे एप्पल देगा उतनी सेटिस्फेक्शन मुझे बनाना देगा, जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे आइसक्रीम देगी उतनी सेटिस्फेक्शन मुझे जो है कोल्ड ड्रिंक देगी। ये कॉम्बिनेशन है इस तरह का इंडिफरेंस कर्व में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर अनदर एंड स्टे एट द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। अब इसका क्या मतलब है, मैंने यही बताया, बनाना और एप्पल है, आपको आप ज्यादा जो है बनाना को कंज्यूम करने के लिए एप्पल की जो यूनिट्स है वो कम कर देंगे, बट आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा। ये इंडिफरेंस कर्व बोलता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, इट हैज नेगेटिव स्लोप। ठीक है, क्योंकि दीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप देख पा रहे हैं इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्यों होता है, बिकॉज कंज्यूमर डिमांड्स एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी ही हैज टू सेक्रीफाइस। क्योंकि बनाना की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए मुझे एप्पल की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बनाना को एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए मुझे एप्पल की कमी करनी पड़ेगी। अगर मुझे 5 बनाना कंज्यूम करनी है तो मुझे जो है एप्पल जो है 4 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे यहां से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए ये जो है नेगेटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। देखिए इनका डिफरेंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी बना लीजिए इंडिफरेंस कर्व 4th 5th 6th कितनी भी जो है यहाँ पे गुड्स ले सकते हैं, बट ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। They will not intersect each other. Indifference curve is convex to the point of origin. ये origin की तरफ झुका हुआ होता है, देख रहे हैं आप, origin की तरफ क्या है, ये झुका हुआ है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, convex to the point of origin due to diminishing marginal rate of substitution। ये क्यों होता है, due to marginal rate of substitution। नेक्स्ट इसका जो assumption है, नेक्स्ट थर्ड assumption इज हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर सेटिस्फेक्शन। ये वाला जो कर्व होगा वो इन सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। ठीक है, कि इस केस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। अगर यहाँ पे और अगर मैं ड्रॉ कर देती हूं तो सबसे ऊपर वाला जो है सबसे ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन मुझे शो करेगा। Next is indifference curve touches neither o-axis or nor o-y-axis।
ये जो है कभी भी टच नहीं करता है, ठीक है। तो जो इसके मेन पॉइंट है वो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहां से टच नहीं कर रहा है, ना ये इसको टच कर रहा है, तो ये कभी भी टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये टच नहीं करता है, नीदर टचेस ओ एक्सिस एंड नो टच ओ वाई एक्सिस, राइट। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मार्जिनल रेट के जो इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए मैं हर एक चीज को आई थिंक यहाँ पे डिटेल में करा रही हूँ, जो कि क्रैश कोर्स में सिर्फ मुझे जो है थोड़ी बता देना चाहिए था, बट जैसे कि अब जो है एग्जाम आने वाला है तो आई होप, मैं ऐसा सोचती हूँ, आई विश कि यहाँ पे ये चीज आपको बहुत हेल्प करे। तो ये चीजें मुझे जो है आपके फीडबैक से ही पता चलेगी, तो मुझे अच्छा फीडबैक देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सो डेट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इस तरह से वीडियो बनाऊं, वरना मैं जो है इसको ऊपर से भी कवर कर सकती हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पता है कि ये चीज पेपर में पूछी जाती है, पहले भी पूछी जा चुकी है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये पूछी जाए, तो यहां से मैं वो चीजें सारी आपको कवर करा रही हूँ, ठीक है। सो डेट इस पर्टिकुलर वीडियो से ही आपका पूरा कवर हो जाए। अगर फिर भी आपको और भी डिटेल में चाहिए है तो जो है पेड कोर्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे पेड कोर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की जो है डिटेल में वीडियो मिलती है, नोट्स मिलते हैं, हैंडमेड नोट्स होते हैं, वो सब मिल जाते हैं आपको, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बट यहाँ पे जो है आई थिंक मैं ऑलमोस्ट आपको कवर करा रही हूँ, सो डेट आपको जो है नेट नहीं, सिर्फ आपको जो है हमें डायरेक्ट आपका जेआरएफ मिल जाए और डायनेमिक स्टडी जो है इसका एक रीजन बने। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो है कांस्टेंट मार्जिनल रेट, एक कांस्टेंट होता है कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। जैसे कि इसके नेम से ही है कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, when a consumer is ready to sacrifice the same quantity of good in order to get every additional unit। अगर मुझे 10 बनाना एक्स्ट्रा चाहिए है तो मैं 10 एप्पल का ही सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कांस्टेंट में कर रही हूँ, 10 एप्पल ज्यादा, 10 बनाना ज्यादा खाने हैं तो 10 एप्पल का ही सेक्रीफाइस कर रही हूँ। इंक्रीजिंग में अगर मुझे जो है, इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड इंक्रीजिंग रेट, जो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ गुड्स का वो इंक्रीजिंग रेट पे कर रही हूँ। व्हेन ए कंज्यूमर रेडी टू सेक्रीफाइस, जब एक कंज्यूमर जो है रेडी होता है सेक्रीफाइस करने के लिए मोर यूनिट ऑफ गुड्स फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, कि मैं 10 एप्पल का सेक्रीफाइस कर रही हूँ 5 एडिशनल बनाना लेने के लिए। सो इंक्रीजिंग रेट पे जो है मैं सेटिस्फेक्शन कर रही हूँ, ऐसे ही डिक्रीजिंग रेट पे हो जाएगा, मतलब वो डिक्रीजिंग रेट पे आप जो है उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ रिटर्न्स टू स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो जितने भी आपके जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक चीज को क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ रिटर्न। यहाँ पे जो है आप ओनली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं आपकी, कैपिटल, लेबर कैपिटल, ये सारी चीजें होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें होती हैं आपकी। तो जब आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज एंड फिक्स फैक्टर रिमेन द सेम, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कि सिर्फ वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस किए हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स में जो है आप लॉन्ग रन में होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है सभी फैक्टर्स को चेंज कर लेते हैं। स्टेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे भी 3 स्टेजेस होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, जिस मात्रा में आपने जो है चेंजेस किए हैं अपने वेरिएबल में, उससे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपके आउटपुट में। जितना चेंजेस आपने इनपुट में किया है उससे ज्यादा चेंजेस आपके आउटपुट में आ रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आपको इंक्रीजिंग रेट पे रिटर्न्स मिल रहे हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मींस इनपुट आपने जो है ज्यादा लगाए हैं बट आपको आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। नेगेटिव में इनपुट ज्यादा बट आउटपुट तो जीरो एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। सेम चीजें होती है यहाँ पे भी। टाइम पीरियड अप्लाइज इन शॉर्ट रन, ये सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, क्योंकि आप वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में। अप्लाइज इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में आप बिल्डिंग भी चेंज कर सकते हो, मशीनरी भी चेंजेस कर सकते हो, कैपिटल में भी चेंजेस कर सकते हैं, तो आप हर चीज जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये इतना सा ही टॉपिक था आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड।
ठीक है। इसमें दो तीन चीजें आती है, डिसइकोनॉमीज, इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो ये जो चेंजेस होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ये ड्यू टू आपके जो है डिसइकोनॉमीज की वजह से होते हैं, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से जो है चीजें कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे भी जो है टीपी और एमपी का रिलेशन होता है। टीपी टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचता है, एवरेज प्रोडक्शन कंटिन्यूस टिल फोर्थ, जब यहाँ पे जो एक टेबल होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज में ज्यादा वो जो है रीच करता है, फिर सेकंड स्टेज में कांस्टेंट रहता है, थर्ड स्टेज में वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। मे बी आपने ये जो है देखा भी होगा डायग्राम, अगर आपने ये चीज पहले पढ़ चुके हैं तो आप, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है इस तरह से, फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज पे कांस्टेंट होता है, थर्ड स्टेज पे वो जो है फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसके एक डायग्राम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर पे। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कंटेंट स्टेबल और कोलिजिव ओलिगोपोली। इस पर्टिकुलर चार्ट से और इस चार्ट से जो है कंप्लीट आपका जो मार्केटिंग प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इन दो पिक्चर्स के थ्रू। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है? फ्रीडम होती है, ये फीचर्स हैं आपकी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस गुड्स होती है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे ये चीज भी गिवन है, क्योंकि ये चीज भी पूछ लिया जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन किस तरह का प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो किस तरह का प्रॉफिट अर्न करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली में द फर्म विद एटलीस्ट 25% मार्केट शेयर, वहां पे पूरी मार्केट का 25% शेयर एक पर्टिकुलर फर्म के पास होता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास होता है, तो दिस इज मोनोपोली, ठीक है। यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं ले सकता। हायर प्राइसेस देन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, यहाँ पे जो प्राइसेस है वो अपनी तरफ से वो सेट करते हैं। एक ये भी होता है, ये जो प्राइस टेकर होता है, आई थिंक इस पर्टिकुलर में आपको दिया होगा कि ये प्राइस टेकर होते हैं और प्राइस मेकर होते हैं। तो ये अलग अलग फीचर्स हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यहाँ पे बता देती हूँ, ये प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस सेट किया जाता है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाईज को देखते हुए किया जाता है, ठीक है। होमोजीनियस गुड्स होती है, मिलती जुलती गुड्स होती हैं। मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री, अब मोनोपोली है तो वहां पे एक ही इंडस्ट्री होगी, सेम एक ही वही इंडस्ट्री होगी, वही फर्म होगी, तो बैरियर्स टू एंट्री होती है। हायर प्राइसेस देन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, यहाँ पे जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो हायर होता है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है यहाँ पे इनके पास। यहाँ पे जो है 3 टाइप्स के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अब ये देखिए कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जहां पे कंपनी चार्जेस द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर ईच यूनिट कंज्यूम, ठीक है, कि जितना वो चार्ज कर सकती है उतना वो चार्ज कर लेती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में आपका जो प्रोफेशन आता है डॉक्टर, डॉक्टर जो है क्या करता है, डॉक्टर हायर फीस चार्ज करता है रिच पर्सन से और लोअर फीस चार्ज करता है आपके पुअर पर्सन से, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करता है प्राइसेस में। सेकेंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है व्हेन ए कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे क्वांटिटीज के बेस पे जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। लाइक आपको पता है जब आप बल्क में सामान लेते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, बल्क में डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे प्राइस का जो प्राइस है वो डिफरेंट चार्ज किया जाता है। अगर उसी चीज को रिटेलर लेता है, 2-3 आर्टिकल लेता है तो उसको तो वो महंगा देगा, बट अगर आप बल्क में परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो डिस्काउंट मिल जाता है प्राइस में डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। फिर थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा आता है। थर्ड प्राइस, ये तीनों इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मोनोपोली के अंडर आते हैं जहां पे आप डिफरेंट प्राइस चार्ज कर देते हैं। तो थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है व्हेन ए कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स या फिर डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट। यहाँ पे जैसे ग्रुप बना लिए जो बच्चों के जो है चिल्ड्रन के क्लोथ्स होते हैं या फिर एडल्ट्स के होते हैं, वुमेन्स के होते हैं, मैन के होते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स में जब आप अलग डिफरेंट चार्ज किया जाता है प्राइस, तो दिस इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
ओलिगोपोली, एक फ्यू लार्ज फर्म डोमिनेट मार्केट, कुछ फ्यू ही फर्म्स होती हैं, कुछ फ्यू ही सेलर्स होते हैं, सेलर्स फ्यू होते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो जो है ऑटोमोबाइल्स का होता है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी देखिए कितनी कम है, टाटा है, ठीक है, टाटा है और महिंद्रा है, इस तरह की जो है hyundai है, ये सारी जो है ओलिगोपोली वो कैसी है, कम है। 50% ही रेशियो है इनका। इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म, ये जो है इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं इंटरडिपेंडेंस। सम बैरियर्स टू एंट्री, हर कोई एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, वहां पे आप एंट्री नहीं कर सकते। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म क्या है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जब आपने इसकी प्रिपेयर की होगी, किंग्ड डिमांड कर्व, किंग्ड डिमांड कर्व। ये भी जो है ये किसने दिया था, ये स्वीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है, फेमस बाय स्वीजी नेम। तो ये जो है किंग डिमांड का मॉडल जो है डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया था आपका, पॉल एम स्वीजी एंड होल एंड हिच ने, ठीक है। तो इस तरह के इन नेम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। अगर एक जो फर्म है वो प्राइस को अगर रिड्यूस कर देती है तो बाकी फर्म को भी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, बाकी फर्म को भी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। इस वजह से इंटरडिपेंडेंट है, उनको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फर्म इस गाड़ी को कितने में सेल करती है, इसका क्या प्राइस रखा हुआ है, तो वो भी उसी तरह की जो उस तरह की ब्रांड, उस तरह की जो आर्टिकल्स होंगे उनको सेम प्राइस पे बेचेंगे। अगर इन्होंने कम कर दिया प्राइस तो ये इनको कम करना पड़ेगा, सो डेट जो सेल है वो इनकी भी हो और जो है इसकी ज्यादा ना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि लोग इसी पे ही जो है इसी को परचेज करे, इसकी सेल को ना करे। बट अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज कर देती है, जब एक फर्म प्राइस को इंक्रीज कर देती है तो बाकी फर्म इसको फॉलो नहीं करती, वो प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगी, इसके डिक्रीज करने पे डिक्रीज कर देगी, बट प्राइस के इंक्रीज करने पे वो बाकी फर्म के प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेवरल फर्म विद ब्रांड लॉयल्टी, यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट की नीड होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। लेस प्रॉफिट देन मोनोपोली, प्रॉफिट अर्न करते हैं बट मोनोपोली से कम अर्न करते हैं। लो बैरियर्स टू एंट्री, फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंशिएट होते हैं। लाइक सोप ही है, सोप के कितने जो है आपके पास ब्रांड है, लक्स है, डेटोल है, लिरिल है, इस तरह के, ठीक है। आपके पास टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में आपके पास कोलगेट आ जाएगा और जो है काफी तरह की है ना, राइट। अब मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है नाम, कोलगेट है आपकी, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, राइट, ये सब। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनका डिफरेंशिएट, कुछ तो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट है, जैसे क्लोजअप है वो रेड कलर में होती है, पेप्सोडेंट ये व्हाइट कलर में होती है, टेस्ट में डिफरेंट होता है, और भी दंत कांति, इस तरह की जो चीजें होती है वो डिफरेंशिएट होती है प्रोडक्ट्स में। कंटेस्टेबल मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स नॉट इंपोर्टेंट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, लो संक कॉस्ट्स, कोलिजिव ओलिगोपोली। अब ये भी ओलिगोपोली और ये भी, तो ये क्या है, A few market fixed prices, few firm fixes prices and deter entry, high profit like monopoly। यहाँ पे ये मोनोपोली कर लेते हैं, मतलब दो फर्म आपस में मिल जाती है, ठीक है, दो फर्म आपस में मिल जाएंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगी, अपना कोई भी प्राइस सेट कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पे वो देख लेते हैं नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, मैनी होती है, फ्यू डोमिनेंट फर्म्स होती है मोनोपोली में वन विथ प्योर। यहाँ पे जो कंटेस्टेबल मार्केट होती है वो मैनी होती है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, यहाँ पे होमोजीनियस, ओलिगोपोली में डिफरेंशिएट, मोनोपोली में लिमिटेड और इसमें भी डिफरेंशिएटेड। बैरियर्स किसमें होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर्स नहीं होते हैं, ना एंट्री पे ना एग्जिट पे। ओलिगोपोली में हाई बैरियर्स होते हैं, मोनोपोली में हाई बैरियर्स होते हैं, यहाँ पे भी नहीं होते हैं। सुपर नॉर्मल, शॉर्ट रन, ये दोनों देख लीजिए, सुपर नॉर्मल रन प्रॉफिट, शॉर्ट रन प्रॉफिट और लॉन्ग रन प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल शॉर्ट रन प्रॉफिट में इसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, एनी प्रॉफिट पॉसिबल। बट सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन में प्रॉफिट इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं और इसमें भी होते हैं। प्राइसिंग पावर मतलब ये प्राइस टेकर है, ये प्राइस मेकर है, ये भी प्राइस मेकर है। नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है। इकोनॉमिक, परफेक्ट कंपटीशन में हाई होती है, लो एलोकेटिव, हाई डिपेंडेंट, ठीक है। ये एक बार पर्टिकुलर ये पूरा चार्ट एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा क्रक्स है आपके पास, पूरा आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी भी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये ना हो कि हर चीज जो है आपको फिर बोरिंग ना होने लगे ये वीडियो। बट ये पर्टिकुलर वीडियो में जो है हर चीज जो है आपको डिटेल में मेंशन कर दी गई है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो है हमने देखा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, ये क्या होती है।
तो मेन इंपॉर्टेंट दो प्राइसिंग है, यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे और पीक लोड प्राइसिंग के बारे में। तो फर्स्ट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है बेसिकली, जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आप प्राइसिंग उसका सेट करते हैं। दिस इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, प्राइस क्या होता है, कोस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। कोस्ट में जब आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, दिस इज आपका प्राइस। ठीक है, कि प्राइस कैसे सेट करते हैं, उसकी कोस्ट मान लीजिए 10 रुपीज आई है और आपने प्रॉफिट अर्न करना है 5 का, तो आप उसका सेट क्या कर देंगे, 15 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा। हमें पता है इस चीज का। ठीक है, अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसके दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसेस। फर्स्ट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, हाई क्वालिटी बट लो प्राइस। देखिए, हाई क्वालिटी और लो प्राइस मतलब चार्जिंग लोवेस्ट प्राइसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट आया उसको लॉन्च करने के लिए वो उसका जो प्राइस है ना वो कम रखते हैं, लोअर रखते हैं, सो डेट वो अपनी मार्केट को भी कैप्चर कर ले, डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, उसकी जो डिमांड है उसको भी बढ़ा दे मार्केट में, क्योंकि लोग उसको परचेज करेंगे तो लोगों की जो है डिमांड उससे इंक्रीज होगी। इनिशियल प्राइस जो है लोअर रखते हैं। लॉन्ग पीरियड, इट इज इन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टे आउट पॉलिसी। इसको जो है दूसरा नेम जो है इसका स्टे आउट पॉलिसी है, स्टे आउट पॉलिसी। ठीक है, बिकॉज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नो मोर कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होता है। अब है स्कीमिंग प्राइसेस। स्कीमिंग देखिए, क्वालिटी कैसी रहती है, लो, बट उसका जो प्राइस है वो कैसा रहता है, हाई। इस केस में तो हमें पता है चार्जिंग हाई प्राइसेस इन इनिशियल स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट टिल सच टाइम कॉम्पिटिटर्स अलाउ। जब तक कॉम्पिटिटर्स नहीं आ जाते मार्केट में तब तक ये जो प्राइस चार्ज करता है वो हाई प्राइस चार्ज करता है। एग्जाम्पल देखिए, जब लैपटॉप आया था या मोबाइल फोन आए थे तब उनका जो प्राइसेस था वो कैसा था, हायर था। क्योंकि अगर एक ही ब्रांड आया, स्टार्टिंग में कोई न्यू जो है एंड्रॉइड फोन आया तो उसका जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा था, हमें भी पता है। ठीक है, वो चीज हमें अट्रैक्ट तो करती थी बट उसका प्राइस कैसा था, बहुत ज्यादा था। बट अब क्या है, अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई कम कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं। तो इस केस में जो है अब वो चीज क्या है, हमें कम प्राइस पे मिल जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो जो है हाई प्राइस चार्ज करते हैं बट बाद में वो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है लोअर कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो है कैप्चर करते हैं मार्केट को, अर्न कर लेते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं ये जब आप प्राइस सेट करते हैं हायर। कॉम्पिटिटर्स लॉन्ग रन में एंट्री कर जाते हैं तो उनको जो प्राइस है वो कम करना पड़ता है। ठीक है, इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो हाई एंड लो। मार्केट डिवाइड कर देते हैं सेगमेंट्स में। ठीक है, मार्केट्स में सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे जो आप इस प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं, बट यहाँ पे जो पर्सन है, जो कंज्यूमर है, वो प्राइस कॉन्शियस है तो यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी। तो ये मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, सॉरी स्कीमिंग वाले। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे। यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक्स है मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और प्लीज मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जितने भी एजुकेटर है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आई होप यू शुड अप्रिशिएट दिस। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे अभी भी बोलूंगी, अगर आप जो है बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स जरूर ले लीजिए। पेड कोर्स में जो है आपको बेनिफिट बहुत मिलते हैं और जो रीजनेबल प्राइस है, इसकी जो फीस है वो ओनली 2000 है। वहां पे हर चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दी जाती है, जो नोट्स है वो कंप्लीट दिए जाते हैं, हर चीज को और डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, हर चीज को जो है फिगर के थ्रू समझाया जाता है। तो यहाँ पे मैं ही पेड कोर्स ले रही हूँ। ठीक है, डायनेमिक स्टडी के पेड कोर्स भी जो है मैं ही कराती हूँ। ठीक है, तो वहां पे और जो है डिटेल में समझाया जाता है। तो 2000 इसकी फीस है। आप पेपर 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 का भी कोर्स चल रहा है, पेपर 2 का भी कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो एज वी नो एग्जाम जो है आने वाला है, तो अपनी जो है सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा उस चीज को रिटेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए, सो डेट जो है एग्जाम में आपको भूले ना। और ये क्रैश कोर्स है, सो डेट आपको सारी चीजें अभी मिल जाए। तो अभी क्या करना है, जो चीजें मैंने बताई है कि ये सर्च कर लेना, तो कुछ चीजें सर्च करनी है, कुछ चीजें जो है यहाँ पे मैंने स्किप भी कर दी है, तो वो चीजें आपको जाके देखनी है। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई है और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपनी जो है हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।